दोस्तों आज हम बात करेंगे उस संग्राम की जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संपूर्ण भारत को एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। 1857 का साल वो साल था जिसने आजादी की क्रांति को एक नई चिंगारी दी। साल 1817 से लेकर 1818 तक के समय में अंग्रेजों ने भारत की अधिकतर रियासतों से संधियां कर ली थी। उस समय की एक एक संधि बहुत महत्वपूर्ण थी, पर आम जनता को तो कुछ और ही मंजूर था। और दूसरी तरफ उस समय मराठे ही सबसे ताकतवर शक्ति थी जो अंग्रेजों से लगातार लोहा ले रहे थे। उनके साथ अंग्रेजों के एक के बाद एक 3 युद्ध हुए। तीसरा युद्ध 1817-18 में ही हुआ। तब अंग्रेजों ने देखा कि मराठे राजस्थान की रियासतों से काफी टैक्स वसूली करते थे। उन्होंने ये टैक्स अपने कब्जे में लेने के लिए राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतों से संधियां की। इन संधियों में अंग्रेजों ने रियासतों से कहा कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप इसके बदले हमें पैसे चुका देना। और इसी रक्षा के उद्देश्य से अंग्रेजों ने राजस्थान में 6 छावनियां बनाई। 10 मई 1857 के दिन भारत में पहली बार अंग्रेजों के प्रति विद्रोह मेरठ की छावनी में हुआ था। वैसे तो 19वीं सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष ज्वाला भड़कने लगी। अंग्रेजों के खिलाफ पूर्ण रूप से संगठित और बड़े स्तर का विद्रोह 1857 में ही हुआ। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति थी। दरअसल दोस्तों, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए कई नियम बनाए थे। जैसे कि यदि कोई राजा निसंतान है तो उसका राज्य अपने आप ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। इस राज्य हड़प नीति के कारण भारतीय राजाओं में असंतोष की भावना पैदा हो गई और ये भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का हिस्सा बन गए। अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की राजगद्दी पर बैठाने और राजा मानने से इनकार कर दिया, जिसके तहत बाद में ब्रिटिश शासन ने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इससे बाकी के राजाओं को भी ये भय सताने लगा कि उनका विलय भी थोड़े दिनों की बात रह गई है। इसके अलावा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन भी अंग्रेजों द्वारा रोक दी गई, जिससे भारत के शासक वर्ग में विद्रोह की भावना बहुत मजबूत होने लगी। आग में घी का काम उस घटना ने किया जब बहादुर शाह द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पर पाबंदी लगा दी गई। भारत की आवाम बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मानती थी। अंग्रेजों ने 80 वर्षीय बादशाह का जरा सा भी ख्याल न रखते हुए उन्हें हथियार फेंकने को मजबूर कर दिया। उनके सभी बेटों की उनकी आंखों के सामने हत्या करके उन्हें देश निकाला दे दिया गया। उन्हें दिल्ली से दूर बर्मा भेज दिया गया। अब तक क्रांति का संचालन औपचारिक रूप से बहादुर शाह जफर ही कर रहे थे, पर अब वो भी नहीं रहे। बाद में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय भी जैसे तैसे करा लिया, जिससे बड़ी संख्या में अधिकारी, सैनिक और बुद्धिजीवी बेरोजगार हो गए। इसके बाद जो अवध पहले तक ब्रिटिश शासन का वफादार था, अब मुख्य विद्रोही बन गया था। इन सब के बावजूद ब्रिटिश भारत में अगर सबसे ज्यादा मार किसी को पड़ी तो वो किसान को। अंग्रेजों के समय भारत का अन्नदाता खुद अपने लिए अन्न को तरस गया था, क्योंकि उस समय छोटे किसानों के पास तो भूमि होती नहीं थी। वो बड़े साहूकारों या जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे। पर अंग्रेजों ने अनाज और किसानी पर इतना टैक्स लगा कर रखा था कि इन छोटे किसानों के तो टैक्स मात्र से पसीने छूट जाते थे। ज्यादातर समय वे टैक्स चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते थे और इस कर्ज का ब्याज इस कदर बढ़ता था कि किसानों को अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ती थी। इसलिए जब 1857 की क्रांति का बिगुल बजा तो उसमें किसान सबसे आगे थे। वे किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सत्ता को अपनाने को तैयार भी नहीं थे। बात करें उस समय की ब्रिटिश सेना की तो उसमें 87% से भी अधिक भारतीय सैनिक थे, पर सेना में इन सिपाहियों की हालत बहुत खस्ता थी। उनकी रैंक ब्रिटिश सैनिकों के सम्मान होने पर भी उन्हें कमतर माना जाता था और एक ही रैंक के भारतीय सिपाही को यूरोपीय सिपाही की तुलना में बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। इसके अलावा भारतीय सिपाहियों को सूबेदार के ऊपर की रैंक कभी भी पदोन्नति नहीं दी जाती थी। उन्हें देश के बाहर दूर दराज पोस्टिंग दे दी जाती। इसलिए धीरे धीरे सिपाही और बेरोजगार ब्रिटिश हुकूमत के कट्टर दुश्मन बन गए, जिनका 1857 की क्रांति में पुरजोर समर्थन मिला। दोस्तों, बात करें क्रांति की शुरुआत की तो कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर में एक बहुत ही शांत सैनिक छावनी हुआ करती थी।
पूर्वी भारत में सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर तैनात थे और साथ ही में अंग्रेज गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यही हुआ करता था। 1857 की शुरुआत में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस छावनी से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजाया जाएगा। 29 मार्च 1857 रविवार का दिन था, लेकिन इस रविवार की दोपहर की शांति को भंग किया गया था एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी ने अपनी किताब डेडलाइन 1857 रिवोल्ट एंगेज द राज में लिखा है कि उस समय मंगल पांडे ने कोट तो अपनी रेजिमेंट का पहन रखा था, लेकिन पतलून की जगह उन्होंने धोती पहनी हुई थी। नंगे पैर खड़े मंगल पांडे के हाथ में एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, वहां मौजूद सभी सैनिकों को बहन की गाली देते हुए कहा, फिरंगी यहाँ पर है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को काटने भर से हम धर्मभ्रष्ट हो जाएंगे। हम कम से कम धर्म की खातिर तो उठ खड़े हो जाओ। दरअसल मंगल पांडे के बगावती तेवर की वजह थी अंग्रेजी सेना में इनफील्ड P53 राइफलों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां। 1856 से पहले भारतीय सिपाही ब्राउन बीज बंदूक का इस्तेमाल किया करते थे। 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए एक नई बंदूक लाई गई, लेकिन इस बंदूक को लोड करने से पहले कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। अब भारतीय सिपाहियों के बीच ये अफवाह फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ मांस है, क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले गाय को बहुत पवित्र मानते हैं और मुस्लिम लोग सूअर के मांस से बने कारतूस को कभी अपने मुंह से नहीं लगाएंगे। भारतीय सैनिकों के बीच में यह भावना आ गई थी कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए किया है। कहा जाता है कि इसके पीछे एक कारण ये भी था कि लेफ्टिनेंट J.A. राइट ने मंगल पांडे के मुकदमे में गवाही देते हुए कहा था कि एक बार एक निम्न जाति के खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही के लोटे से पानी मांगा, तो उस सिपाही ने ये कहते हुए उसे पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि इससे उसका लोटा दूषित हो जाएगा। इस पर उस निम्न जाति के व्यक्ति ने जवाब दिया कि जल्द ही तुम्हारी जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जब तुम्हें सूअर और गाय की चर्बी से बने कारतूसों को काटना पड़ेगा। बाद में ये खबर आग की तरफ फैल गई कि सरकार उनकी जाति और धर्म को भ्रष्ट करने की फिराक में है। गोरे अफसरों के प्रति वफादार सैनिकों ने इसकी मुखबरी करते हुए उन्हें ये खबर दी कि भारतीय सैनिक आज रात में मिलकर अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बना रहे हैं। तब सबसे आक्रामक प्रदर्शन बुरहानपुर में तैनात 19 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों की तरफ से आया, क्योंकि विरोध को काबू करने वाले भी भारतीय सैनिक ही थे जिन्होंने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो उनके विरोध पर काबू करने के लिए अंग्रेजों को अपने तोपखाने को बुलाना पड़ा। उन्हीं दिनों में इन सैनिकों ने बैरकपुर में एक टेलीग्राफ दफ्तर को पूरी तरह जला दिया और अंग्रेज अफसरों के घरों पर आग लगे तीर छोड़े गए। मंगल पांडे 22 वर्ष की आयु में 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की सेना में शामिल हुए थे। कहा जाता है कि 15 से 27 मार्च के बीच मंगल पांडे ने लगातार हनुमान और शिव की अर्चना की थी। 29 मार्च की शाम 5:10 पर जैसे ही मंगल पांडे ने हंगामा शुरू किया, परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट B.H. बो पहुंच गए। मंगल पांडे ने देखते ही उन पर गोली चलाई जो उनके घोड़े के पैर पर लगी। घोड़ा वहां पर गिर गया और धराशायी लेफ्टिनेंट बो ने खड़े होते हुए मंगल पांडे पर गोली चलाई जो उन्हें छू कर चली गई, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। इतने में घटनाक्रम पर 24 नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल S.G. वेलर भी पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसी समय डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियरसे भी अपने दोनों बेटों के साथ वहां पहुंच गए। जब हियरसे मंगल पांडे की तरफ बढ़ रहे थे तो किसी ने चिल्लाकर कहा कि उसके पास भरी हुई बंदूक है। जब उनके बड़े बेटे ने उन्हें चेताया कि वो आप पर निशाना साध रहा है, हियरसे ने कहा, जॉन अगर मैं मर जाऊं तो तुम आगे बढ़कर इस शख्स को खत्म कर देना। इस बीच हियरसे क्वार्टर गार्ड पर अपनी पिस्टल लहराते हुए पहुंचे और उन्होंने उन्हें आदेश दिया, अगर मेरे आदेश पर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो मैं उसे उसी समय गोली से उड़ा दूंगा। इस बार उनके हुक्म का उल्लंघन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सब सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़े, उन्होंने अपनी बंदूक की नाल अपने सीने की तरफ कर अपने पैर की उंगली से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली सीधे उनके सीने, कंधे और गर्दन को घायल करती हुई निकल गई और उनके कोट में आग लग गई। मंगल पेट के बल नीचे गिरे। एक सैनिक ने उनके शरीर के नीचे से खून से लाल हुई तलवार निकाली। फिर मंगल को गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। मंगल पांडे पर हत्या का मुकदमा चलाकर उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई।
9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको अंग्रेजों ने 9 साल जेल की सजा सुनाई। 1857 का ये संग्राम 1 साल से ज्यादा समय तक चला। इसे 1857 के मध्य तक आते आते पूरी तरह कुचल दिया गया। अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।